हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल 7, 8 और 9, इन तीनों मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग्स आप कर चुके होंगे या कर रहे होंगे और अपनी ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो इसको मेमोराइज करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसके जो मॉड्यूल 7, 8, 9 की जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसको इस वीडियो में एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की है, तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आकलन परीक्षा के दौरान आपके पास शायद उस समय कोई सामग्री नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं प्रत्येक मॉडल्स के, तो उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि तीन तीन मॉडल्स के एक साथ क्वेश्चंस को करके वीडियो बनाया जाए, जिससे कि ये आपके पास रह सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मॉड्यूल 7, फिर 8, फिर 9, तीनों की प्रश्नोत्तरी आपको एक वीडियो में पूरी मिलेगी। ये प्रश्नोत्तरी है मॉड्यूल 7 की, और देखते हैं मॉड्यूल 7 की जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अनिवार्य प्रश्नोत्तरी है, जिसमें आपको 60% या उससे एबव नंबर लाना है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये ओपन हो रही है और ये खुल के आ गई। पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो जो गणित में अक्षमता है उसका जो आकलन आप करेंगे तो नैदानिक परीक्षण उसके लिए आपको करना होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न पर चलते। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। तो इसके लिए सही विकल्प होगा कि योजना जो बना रही है तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, उसके लिए योजना बना रही है, यानी कि सीखने के लिए योजना बना रही है। तो इसका सीखने के लिए आकलन होगा। नेक्स्ट, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है यह समझना कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। तो ये अगर बात करें तो ये छात्रों की जो रैंकिंग है वो प्रारंभिक कार्य नहीं है, ये अवलोकन के बाद में, यानी कि जब आप उसका परीक्षण कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे, तब उसकी आप रैंकिंग कर सकते हैं जब आकलन कर चुके होंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों की निम्नलिखित में से क्या विकसित किया जाता है। तो समूह में सहयोग विकसित किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते, छात्र अधिगम मानदंड यानी बेंचमार्क हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है सीखने का आकलन। नेक्स्ट पर चलें, निम्न में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। तो ये जो विशेषता है ये आपकी है योग्यता आधारित गतिविधि। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आकलन का उद्देश्य है। तो जो आकलन का उद्देश्य है वो किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। नेक्स्ट, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, ये क्या है, सीखने का आकलन। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम का अनुवैच्छिक आकलन हिस्सा है, ये रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। इस प्रकार से 10 प्रश्न हमने सॉल्व किए और इनको जब सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 10/10 यानी कि 10 में 10, यदि आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। ये मॉड्यूल 8 है और मॉड्यूल 8 में हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही निकलें इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रशिक्षण हम लोगों ने यदि ध्यान से किया है, समझ के किया है, तो बहुत आसान है कि आप प्रश्नोत्तरी को बहुत आसानी से बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सही प्रश्नों को हल करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो सही विकल्प इसमें से छांटना है। तो इसमें यदि पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफल के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे सही जो होगा, प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो ये बिल्कुल सही, हर कक्षा के लिए अलग होते हैं सीखने के प्रतिफल। तो इसको सही करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो किस प्रकार पढ़ाया जाता है। तो ये भाषा और गणित के एक साथ पढ़ाया जाता है, यानी कि दूसरा इसका विकल्प सही है। तो दूसरे को सही करने के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है।
तो देखिए सीखने सिखाने प्राथमिक स्तर पर अगर बात की जाए और सीखने सिखाने की बात की जाए तो किसी भी चीज़ को बच्चे को रटाने की बात नहीं की जाती है। तो इसलिए वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, याद नहीं करना है, कहीं पर आपको रटंत वाली भाषा प्रयोग नहीं करनी है, रटने की सामग्री नहीं देनी। नेक्स्ट पर आते हैं, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो ये रूब्रिक्स मापदंड हैं, जो कि अभी मैंने जो पिछला वाला प्रशिक्षण हमने किया है उसमें रूब्रिक्स के बारे में बताया गया है। तो इसका ये सही उत्तर है। इसको टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 3 राहें या 3 आर हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो ये हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कम करना, रिड्यूस करना, रीयूज दोबारा प्रयोग करना और रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओ सॉरी, ये छूट रहा है क्वेश्चन, 3 राह है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है, वो है आपका तीसरा, यानी कि प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। तो ये गलत है, वो अपने ज्ञान का सर्जन करता है लेकिन पाठ्यचर्या का सर्जन नहीं करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो जो इसमें बात की जाए तो इसका सही और उपयुक्त जो आंसर है वो दूसरा होगा, यानी कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में जो महत्वपूर्ण है वो ये होना चाहिए कि जो अपने आसपास, यानी कि बच्चे के आसपास की चीज़ों की पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो पर्यावरण अध्ययन है वो परिभाषाओं को याद करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ से नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है जो वो अंतर विषयक है, यानी कि सभी विषयों को एक साथ लिए हुए, सभी से एक दूसरे से यानी कि कॉमन है या सभी से संबंधित है, रिलेशन है, कहीं ना कहीं इसका कोरिलेशन बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं हमारे। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कितने प्रश्न सही बनते हैं। तो यहाँ से हमने जब सबमिट किया तो यहाँ से आप स्कोर देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस प्रकार से यदि करते हैं प्रश्नों को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। ये मॉड्यूल 9 की मुख्य प्रश्नोत्तरी है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस वीडियो में गतिविधि 3 और गतिविधि 6 में जो एक प्रश्नोत्तर प्रयोग किया गया है उसको भी शामिल किया है, तो उसको भी आप ज़रूर करें। उसके बाद में मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखें। इसी वीडियो में सभी सम्मिलित हैं, पहले गतिविधि उसके बाद में मुख्य प्रश्नोत्तरी। तो ये मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, इसको समझते हैं। चूँकि गणित दैनिक जीवन की दृष्टि से देखें तो हर जगह गणित का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो। किसी भी भाषा में से यदि हम गणित शब्द को हटा दें, गणित को हटा दें तो वो भाषा अपने आप में कुछ नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से समझिएगा प्रश्न को। निम्न में से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा नहीं है वाली बात आती है। तो केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, तो ये सही नहीं, क्योंकि छात्र केवल समस्याओं के बारे में ही नहीं जानते हैं, छात्र उनकी गतिविधि करके उसको सरल भी बनाना जानते हैं। और यदि छात्र गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे तो वो आसानी से सीखेंगे, उसे कठिन नहीं समझेंगे। यदि आप केवल समस्या उनके सामने रखेंगे तो बच्चे गणित से डरेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि ये बहुत कठिन चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है व्यंजक x+2 है। तो जो x+2 है इसमें 2 जो है वो गणित का चर शब्द है, और अब देखते हैं व्यंजक x+2 है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो ज्ञात संख्या है यानी कि निश्चित संख्या है, अचर है, और जबकि x क्या है, अचर संख्या है यानी कि अज्ञात संख्या। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसको समझना है, सही नहीं है छांटना है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, तो गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, कौन सा सही नहीं है। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये दूसरा ज़्यादा सटीक लगता है, बच्चों को ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। क्योंकि गणित में यदि आप खेल करवाते हैं तो ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए नहीं करवाते हैं, बल्कि उसे सजग बनाने के लिए, उसके मानसिक शारीरिक विकास के लिए करवाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और प्रश्न थोड़ा बड़ा है। इसको जो रेड आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके पूरा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। तो संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति दूसरे दाईं ओर 20 मीटर दूरी चलता है। बस केवल लिखा हुआ है, इससे क्या करना, क्या आंकलन निकालना नहीं लिखा है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर की ओर, शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। नेक्स्ट इसी में है प्रश्न, सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। तो ये था प्रश्न, और फिर इसको स्क्रॉल अप करते हैं। अब नीचे लिखा है ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त होंगी। अब चलते हैं विकल्प पर। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, चर, अंश, लाइन और पूर्णांक। तो यहाँ पे जो संख्याएं प्रयोग की गई हैं वो पूर्णांक में प्रयोग की गई हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो गणित के बयानों को याद करना, सिद्धांत तैयार करना, विचारों को सामान्यीकृत करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो इसका सही जो उत्तर है नहीं वाला छांटना है। तो याद करने की बात, क्योंकि रटंत वाली बात बेसिक पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गणित कक्षा में बच्चों को इसका सीधे उत्तर ढूंढते हैं। क्या करना है, शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना, अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए, शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर। तो इसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा पहला, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। क्या छात्र से आप उम्मीद करते हैं। तो इसका सही सुटेबल विकल्प है चौथा, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को इसका सही और सुटेबल विकल्प छांटना है। तो इसका सही जो सुटेबल विकल्प होगा वो होगा छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसकी यदि बात करें तो बच्चे ध्यान दिया जाना चाहिए की अगर बात करें तो बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। नहीं की बात है तो शारीरिक शक्ति की बात गणित में नहीं होती है, मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और तो इस प्रकार से हमारे 10 प्रश्न हुए। अब इनको सबमिट करके देखते हैं कितने प्रश्न यहाँ पर सही निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट को कि यदि आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप 10 प्रश्न में से 10 को सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।